पक्ष, सिर्फ मंच ही नहीं, ये पूरा हॉल आदरणीय। सबसे आखिर में मेरे ख्याल से जो सबसे ज़्यादा विचारों को, बातों को पसंद करने वाले होंगे वही बैठे होंगे। जो खास करके जो युवा हैं साथी, वो यूं ही नहीं बैठे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि 4 सत्र के आखिर तक जो धैर्यपूर्वक और इतने ध्यान से और मनोयोग पूर्वक सुन रहे हैं, वो सर्वश्रेष्ठ होता है। आपके लिए ताली। ऐसा तो मैंने देखा नहीं, ऐसा नहीं देखा कि चौथे सत्र में विद्वान बड़े लोग 8, 10, 12, 15 होते हैं। तो ये मैं सर्वश्रेष्ठ श्रोताओं के सामने बोल रहा हूँ। इसने मेरा बहुत ही ज़्यादा आत्मविश्वास बढ़ाया है। मेरा आत्मविश्वास इससे भी बढ़ा है कि इससे पहले मुझे बहुत कुछ सुनने को मिला, जिससे मेरे ज्ञान के गवाक्ष खुले। ऐसे गोशे जिनकी तरफ परवाज करना क्या है कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया था। उम्मीद की तरह की क्या अमीर को है का क्या है उस आराम तलब से, वो जो है कि पिंजरे में बैठा हुआ एक पक्षी उड़ने का है कि उसको ख्वाहिश ही नहीं। तो मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ, थोड़ी सी परिप्रेक्ष्य को बदलूंगा भी। और कहते हैं कि महाजनों ये गता असर पंथा। तो मैं अपनी बात को, उर्दू के एक बड़े पुराने शायर हैं सौदा, उनके एक शेर से शुरू करता हूँ कि हुनर है गर्चे फन्ने शायरी आफात में सौदा। हुनर है गर्चे फन्ने शायरी आफात में सौदा, नादां को ये पहुंचे तो इसमें ऐब हो पैदा। तो सौदा ने कह दिया है कि कोई हुनर अगर किसी नादां को पहुंचे तो उसमें ऐब पैदा हो जाता है। यह बात शायरी के साथ है तो उसको अनुवाद पर भी लागू किया जा सकता है। एक बात कही जाती है कि one must understand the term before trying to understand the meaning। अगर आप टर्म को नहीं समझते हैं तो मीनिंग को नहीं समझते। मैंने, चूंकि हमारी बात ही अनुवाद की हुई है, एटिमोलॉजिकली अनुवाद शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र की ओर से अगर इसको देखें, और अंग्रेजी में जो शब्द है ट्रांसलेशन, तो देखिए कि दोनों के अर्थ में बहुत अंतर है। ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि टू कैरी अक्रॉस, एक नदी से पार करके दूसरी तरफ ले जाना है किसी अर्थ को, किसी रचना को। और अनुवाद मैंने कई जगह खोजा, पता नहीं और विद्वान लोग हैं, अनुवाद शब्द अनु शब्द है, उसमें अनुवर्ती बाद में आने वाला या उससे कमतर। अनु शब्द का मतलब मुझे और ज्यादा नहीं मालूम है। क्या वो सहवर्ती होता है क्या किसी तरीके से? जो आप कह रहे हो वही है ना। तो इसका मतलब है कि हिंदी में या हम जो एटिमोलॉजिकली अगर हम अर्थ को, टर्म को समझें, अब देखिए कि टर्म शब्द का भी हिंदी में कोई टर्म नहीं है, अवधि नहीं हो सकता है। ट्रांसलेशन इज ए टर्म, इसको हिंदी में कहेंगे तो ट्रांसलेशन एक शब्द है, बोलेंगे। टर्म के लिए शब्द इस्तेमाल होगा, जबकि शब्द के लिए वर्ड शब्द है। तो मैं ये कह रहा था कि ऐसा क्यों है कि फ्रेंच में, लैटिन में, अंग्रेजी में भी एक रचना को दूसरी भाषा में ले जाने का कार्य ट्रांसलेशन कहलाता है।
इसके बहुत सांस्कृतिक निहितार्थ, क्योंकि सिर्फ कोई रचना भाषा में से ही सिर्फ नहीं चलती है, उसके साथ पूरा उसका सांस्कृतिक निहितार्थ जाता है, उसका जो आहंग है, जो उसका जो ध्वन्यक संस्कार है, उसको भी ले जाना पड़ता है। अंगीठी या चूल्हा, ऐसा शब्द को अब आप किसी दूसरी भाषा में कहाँ से ले जाएंगे? तो ये बहुत कठिन काम है। इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगा था कि हमारे प्रिय भाई आदरणीय हिंदन पटेल ने कहा कि अनुवाद एक खतरनाक डगर है। तो बधाई भाई साहब ये नया टर्म उसको देने के लिए, लेकिन हमें इस टर्म पर इसके अर्थ को सोचना चाहिए। ये सबसे पहले मैंने पता लगाने की कोशिश की थी, आदरणीय अपूर्वानंद जी मुझे बता पाएंगे शायद, कि अनुवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग हिंदी में किसने किया और उसको कैसे अपनाया गया। जब हम एक शब्द को ही जो सीधे सीधे ले आते हैं बिना सोचे, तो बाकी मेटाफिजिक्स एंड हेर्मेन्यूटिक्स एंड और क्या कहते हैं उसके नुआंसेस को क्या सोच रहे हैं? क्या अनुवाद शब्द एक सटीक शब्द है? कायांतरण रूपांतरण तो हो नहीं सकता है। तो रूपांतरण तो हो गया कि मान लीजिए एक कृति को अगर कहानी में लिखा हुआ है तो नाटक एडेप्टेशन, वो तो एक रूपांतरण जैसा हो गया। लेकिन ये बहुत कठिन समस्या है। ये बात हमें इंगित करती है कि हमारे पास, हमारे सामने समस्या है, बहुत कठिन समस्या है। मैं यहाँ पर न तो मैं दार्शनिक हूँ, न इतिहासकार हूँ, जैसे आदरणीय योगी जी हैं। मैं भी एक अंग्रेजी का छात्र हूँ। तो ये अच्छा है कि दो अंग्रेजी वाले लोग जो अंग्रेजी पढ़ा रहे थे वे थे। इसके अलावा मैंने लिखा है, यानी हमारा जो ये था सब्जेक्ट था, हमारा विषय जो था, उसमें लेखन और अनुवाद दोनों का ये था, और दोनों को मैंने प्रैक्टिसिंग रूप से किया है। जब हम अनुवाद के बारे में बात करते हैं तो हम उसके दोनों पक्षों पर दृष्टि हमें डालनी चाहिए। एक तरफ तो हम अनुवादक हैं, दूसरी तरफ हम अनुवाद के उपभोक्ता हैं, हम पाठक हैं। अनुवाद को दो तरीके से इस्तेमाल, अनुवाद शब्द का दो जगह इस्तेमाल है। पाठक के रूप में, जब हम बात करते हैं ज्ञान की भाषा के रूप में, या ज्ञान किस तरह से आया और वह हिंदी में ही क्यों आया, और उस पर उन्होंने आंखें खोल देने वाली अपूर्वानंद जी ने बातें कही, तो उससे पूरी तरह से सहमत होते हुए एक अनुवादक के सामने क्या प्रश्न है, क्योंकि ये एकमात्र सत्र है जिसमें प्रश्न शब्द भी उसमें विषय में ही है। प्रश्न, उन्होंने कहा था कि प्रश्न पूछो और उत्तर नहीं होता है, तो इसमें तो प्रश्न ही पूछने का ही मतलब अनुमति है, इसलिए प्रश्न पूछता हूँ। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न मुझे लगता है अनुवाद से संबंधित, मुक्तिबोध के शब्दों में कहें कि बंधु तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है, अनुवाद की भी पॉलिटिक्स। यह प्रश्न की क्या लाएंगे, कैसे लाएंगे, कैसे अनुवाद होगा, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारा अनुवाद का चयन क्या है। हम जानते हैं कि पिछले दिनों पूरा विश्व कोरोना महामारी से पीड़ित था। इसी बीच में प्लेग उपन्यास बहुत प्रासंगिक हुआ था। तो एक प्रकाशक ने मुझे कहा कि अनुवाद कर दीजिए, बल्कि मैंने कर दिया प्लेग का अनुवाद पूरा, और उसको छापने से मना कर दिया। प्लेग को अनुवाद करने के पीछे मेरे तर्क यही थे कि अपने समय में प्लेग ने सत्ता के उन केंद्रों को चिन्हित किया था, उन सत्ता संगठनों और उस समय के सामंतवादी और औपनिवेशिकवादी
उपनिवेश है ओरान शहर, जो उपनिवेशवादी जो साजिशें हैं, जो आम जनता को जिस तरह से वो तिकड़े तबाह करती हैं, मुझे अपने आधुनिक भारत में वही साजिश आँख के सामने होती है। प्लेग उपन्यास में जब समुद्र में लाशें जब तैलीय पानी में तैरती हुई हजारों लाशें जब दिखती हैं प्लेग उपन्यास में, तो मुझे गंगा तट की लाशें आ रही थी। तो मुझे लगा कि ये एक बार और प्लेग को का उपन्यास का अनुवाद किया जाना जरूरी है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं हिंदी में वाले प्लेग को थोड़ा उठा के पढ़ लिया जाए। तो मैंने देखा कि शिवदान सिंह चौहान जी का वह ट्रांसलेशन है, जिनको प्रणाम किया जाए, लेकिन उसमें बहुत सारी गलतियाँ हैं। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि हिंदी में अनुवाद की कितनी बड़ी दुर्दशा है कि 1961 से ये उपन्यास बेचा जा रहा है और इसमें कैसी अशुद्धियाँ हैं। तो मैं एक दो उदाहरण मैंने सोचा कि जरूर मैं शेयर करूंगा। एक अनुवादक के रूप में मुझे लगता है कि यह भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो मैं आपसे अनुमति लेके एक दो प्लेग उपन्यास के कहाँ पर, अब देखिए सर कैसा है। पहली बात तो है कि इसके शुरुआत में जो दानियल डेफो का एक ये आधार वाक्य, उसको उसने नहीं दिया। क्यों अनुवादक ने उसको हटा दिया? उसको किसने कहा कि लेखक का दिया गया? यही टाइट रोप वॉकिंग है, जहाँ पर कि अनुवादक को तय करना पड़ता है कि उसे क्या रखना है और कितनी हद तक छूट ले सकता है। दानियल डेफो का ये कोटेशन था, एक प्रकार के कारावास को दूसरे प्रकार के कारावास के जरिए पेश करना उतना ही तार्किक है जितना जो सचमुच है उसे उसके जरिए पेश करना जो नहीं। ये मेरा अनुवाद है। अब देखिए उसमें एक जगह वाक्य आया है, ऑन लिविंग कोतार एक पात्र है, द डॉक्टर नोटिस। ऑन लिविंग कोतार द डॉक्टर नोटिस। तो इसमें कौन गया, कौन ठहर गया? डॉक्टर गया ना। ऑन लिविंग कोतार को छोड़ देने के बाद डॉक्टर ने देखा। इससे पता चलता है कि डॉक्टर जगह से चला गया। इसका अनुवाद है कि कोतार के जाने के बाद डॉक्टर ने देखा। अनुवाद में ठीक उल्टा है, वो कोतार चला गया है और डॉक्टर यही खड़ा है। देखिए व्हाट आर द पिटफॉल्स ऑफ ट्रांसलेशन। प्लेग उपन्यास राजकमल प्रकाशन 1961 का मैं पीडीएफ डाउनलोड करके उसमें से क्या हूँ, अगर वो बदल लिए होंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन इससे यह तो तय है कि अभी तक पीडीएफ जो है वही आ रहा है। उसके बाद बताता हूँ मैं आपको कि डॉक्टर और एक व्यक्ति है, वो जा रहा है एक गली से। अच्छा है मैं बोल नहीं कर रहा हूँ, आखिरी आदमी इतना बोल करेगा तो अच्छा में है। देखो आप लोग विद्यार्थी हो, देखो तो इस लाइन का, ए बैक लेन रेडोलेंट ऑफ फ्राइड फिश एंड यूरिन। पिछवाड़े की गली, बैक लेन, रेडोलेंट मतलब बोझिल, फ्राइड फिश एंड यूरिन मतलब क्या निकला? तली हुई मछली और पेशाब के गंध से बोझिल भरी हुई पिछवाड़े की गली से डॉक्टर और ये क्या था नाम उसका जा रहे थे। उसमें लिखा हुआ है एक गली, पिछवाड़े की गली जो भुनी हुई मछलियों के टुकड़ों और पेशाब से कटी हुई थी। आपने कभी कोई गली दिखी जिसमें भुनी मछली के टुकड़े भरे हुए हैं? ये राजकमल प्रकाशन है। और देखिए इसमें ना ओरान शहर के 4 मौसमों का उल्लेख है। खूबसूरत बात है कि उसमें अनुवादकर्ता ने 3 मौसम का ही उल्लेख किया है और चौथा मौसम जिसमें ओरान शहर के लोग कंफर्टेबल महसूस करते हैं, आराम महसूस करते हैं, उसका वो लाइन ही हुआ। उसमें है कि गर्मी के मौसम का एक उल्लेख है। एंड यू हैव नो ऑप्शन
option but to survive those days of fire indoors behind closed shutters. आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि to survive those days of fire indoors behind closed shutters. इसका राजकमल प्रकाशन में जो अनुवाद है, और आपके सामने इसके सिवा कोई चारा नहीं रह जाता कि आप बंद दरवाजों के भीतर जलने वाली आग में दिन काटकर किसी तरह जीते रहे। सर्वाइव इंडोर्स का ये अनुवाद है, बंद दरवाजे के भीतर जलने वाली आग, गर्मी में जलने वाली आग, उसका मैंने यह अनुवाद किया। और आपके पास उन सुलगते हुए दिनों को घर के अंदर बंद दीवारों के पीछे कैद होकर बिताने के सिवा और कोई चारा नहीं रह जाता। जलने वाली आग का तो कोई उल्लेख ही नहीं है। ये 3-4 उदाहरण इसलिए मैंने दिया कि एक सवाल है मेरा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 1961 से 2020 तक एक किताब बिक रही है और किसी का ध्यान नहीं है ऐसी बातों पर। यह किताब बिकती जा रही है, इसका एक कारण मैंने बहुत दिमाग लगाया, तो मुझे लगा कि सचमुच हिंदी के जो जानकार हैं, जो कि हिंदी भाषा और हिंदी को जानते हैं, जो इसको पढ़े होंगे, उन्होंने अंग्रेजी वाला नहीं पढ़ रखा, कंपैरेटिवली तो पढ़े ही नहीं। और सचमुच अंग्रेजी वाले जो है तो अंग्रेजी हिंदी वाले तो पढ़े ही नहीं है। मैंने तो जब करना शुरू किया तो मिलाने के मैंने कहा देख लिया, अब मैं अपना बढ़ता हूं। यानी दोनों भाषाओं में जिसकी पैठ हो, दोनों संस्कृतियों में, और पाठक वर्ग भी हिंदी में ऐसे अनेक उपन्यास आ रहे हैं और अनेक ऐसी चीजें हैं जिसका कि ओरिजिनल लोग पढ़ नहीं रहे, और जो नहीं पढ़ रहे हैं तो वो तारीफ कर दे रहे हैं। मैंने कई लोगों से कहा, पूछा, बोले हाँ बहुत बढ़िया है। तो भाई बढ़िया है ये है, आपने तो उसका ओरिजिनल पढ़ा नहीं है, उसमें तो लिखा हुआ है कि इंडोर में भीतर में आग जलती है, तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। वहाँ कैसे हो सकता है कि गर्मी में कोई आग के बीच में बैठ के समय बिताए। तो ये एक बहुत बड़ा पिटफॉल है और कोई मानक नहीं है। कहीं पर से कोई ये तय नहीं करेगा कि कौन चीज अच्छा है कौन बुरा है। जो है वह नाम है, उसी नाम को बेचने के लिए कर रहे हैं। तो पूरा का पूरा अनुवाद का जो काम है बाजार के लिए, इसका कोई ये नहीं। हम लोग जितना बात कर रहे हैं ना, इतने सिंसियरली बात कर रहे हैं कि ज्ञान को लाएंगे, इधर उधर करेंगे, ये सब बाजार में जो है ये बेचने के लिए कर रहे हैं। तो मैं ये अनुवाद की एक समस्या पर मैंने ध्यान दिलाया। वो ज़्यादा मुझे बोलना नहीं है। अंत में मैं एक अनुवादक के रूप में क्या मेरे ये है उसको शेयर करने के लिए मुझे ऐसा लगा कि संस्थात्मक रूप से, संस्था के रूप में, इंस्टीट्यूशनली आदमी काम कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैंने जो अनुवाद करना शुरू किया था वो किसी संस्था के लिए नहीं किया था। मुझे जो पसंद आया तो किया। इसमें मुझे झुम्पा लाहिरी की एक बात याद आती है। अभी अभी हाल में उन्होंने इटालियन में अपना एक उपन्यास प्रकाशित हुआ है, और उनका लोकार्पण में उन्होंने जो अपना वक्तव्य दिया है वह मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगा। उनसे लोगों ने पूछा कि कैसे आपने इटालियन में इतने दिनों में सीख के उपन्यास भी लिख दिया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, दरअसल मैं काफ़ी समय में इतालवी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर रही थी। ट्रांसलेशन मेरे लिए बेहतर रूप से पढ़ने और उस भाषा को सीखने का अवसर है। प्रिय मित्रों, ट्रांसलेशन एक बेहतर पाठ है और उसके लिए बहुत ज़्यादा तैयारी करने की जरूरत नहीं है। शुरू कर, मैंने भी बचपन से ही शुरू कर दिया था कॉलेज डेज से। थोड़ा करते करते यहाँ पर पहुँच गया हूँ कि थोड़ा बहुत कुछ चीज़ों को कुछ चीज़ों का ट्रांसलेशन किया है। जहाँ तक बहुत सारी बातें हुई ज्ञान और हिंदी में आने की, ज्ञान की हिंदी में कैसे कैसे आने की बातें, और इतनी बार दोहराई गई कि मुझे बस आखिरी वाक्य ही आज मुझे कहना है कि मुझे होमी के भाभा की एक उक्ति याद आई। वो द अदर क्वेश्चन में
रिपीटेशन पर, कि किसी बात को अगर बहुत बार दोहराया जाता है तो इसका मतलब है कि वो अप्रासंगिक हो चुकी है। इसीलिए दोहराने की जरूरत क्यों? रिपीटेशन मीन्स थिंग हैज लॉस्ट इट्स रेलेवेंस। क्योंकि आज की दुनिया एक तीसरा प्लेटफॉर्म वाली दुनिया है जहाँ सब रह सकते हैं। एक अलग तरह का ओरिएंटलिज्म है, एक अलग तरह का पोस्ट कॉलोनियलिज्म है जो विरोध और प्रतिरोध पर है ही नहीं। उन सभी विरोध करने वाले और प्रतिरोध करने वाले लोगों के संतान और उनके भी संतान और उनके संतान, जिनके पास वो पुराना जो है स्मृति नहीं, वे लोग अब दुनिया में वे को एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो लेकिन जैसा कि द एम्पायर राइट्स बैक कहता है कि एम्पायर तो किसी न किसी तरह से प्रचंड रूप से राइट बैक करेगा ही, वो आएगा ही किसी तरह से प्रचंड रूप से। साम्राज्यवाद वहां से लेकर के उपनिवेशवाद, नव साम्राज्यवाद, उदार अर्थव्यवस्था, भूमंडलीकरण, एक ही दैत्य के नाम है, रूप बदल बदल के और खतरनाक रूप से। तो इसका प्रतिरोध करने का रास्ता भी यही है कि हम समझें कि कौन सी जगह है जहाँ खड़ा होकर के हम कर सकते हैं। पुराने तरीके से जिस मैदान में हम तलवार भांज रहे हैं उस मैदान में दुश्मन नहीं खड़ा है, इसीलिए उसको नहीं हरा पा रहे। उस मैदान में कोई नहीं खड़ा है, हवा में तलवार चला रहे हैं। तो मैं आखिर में अपनी बात करके खत्म करूंगा ग्रामशी का ये कि सत्य कविता का प्रयोजन नहीं है, कविता सत्य का प्रयोजन है। धन्यवाद।